हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 74 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विश्व आर्थिक मंच G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह G20 देशों के साथ साथ गैर G20 देशों के लिए भी खुला है। देखिए, G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस को जून 2019 में स्थापित किया गया था, यानी इसकी स्थापना जो है जून 2019 में हुई है। और यह प्रौद्योगिकी शासन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो नगर पालिकाओं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों, निजी क्षेत्र के भागीदारों एवं शहरों के निवासियों को स्मार्ट सिटीज के प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायी एवं नैतिक उपयोग के लिए सिद्धांतों के एक साझा समुच्चय के इर्द गिर्द ये काम करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंच G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का भी प्रबंधन करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। इस अलायंस को G20 के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया था। हालांकि सभी देशों के हितधारक इसमें शामिल हो सकते हैं और ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होती है। IUCN परिषद IUCN का प्रमुख शासी निकाय है। शिक्षा और संचार पर आयोग IUCN के 6 आयोगों में से एक है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। IUCN प्रत्येक 4 वर्ष में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। IUCN परिषद विश्व संरक्षण कांग्रेस के सत्रों के बीच IUCN का प्रमुख शासी निकाय है और IUCN सदस्य आयोग के अध्यक्षों और सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों को परिषद में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। IUCN के 6 आयोग हैं और जिनमें से शिक्षा और संचार आयोग एक आयोग है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। IUCN की स्थापना आपको पता ही होगा, अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है सेकंड का डी, यानी 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, प्राय सुर्खियों में रहने वाली होनोलुलु रणनीति किससे संबंधित है। विश्वव्यापी समुद्री मलबे के पारिस्थितिक, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने वाले ढांचे से आपदा जोखिम को काफी हद तक कम करने के लिए वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास से ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण हेतु बहुपक्षीय समझौते से वनाग्नि से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीति से। होनोलुलु रणनीति विश्व भर में समुद्री मलबे के पारिस्थितिक, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए एक व्यापक और वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास हेतु एक ढांचा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, मार्च 2011 में 5वें इंटरनेशनल मरीन डेब्रिस कॉन्फ्रेंस में होनोलुलु रणनीति के विकास को प्रेरित किया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी POP पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में उल्लिखित POP को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। कैबिनेट ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत रसायनों की पुष्टि करने के लिए अपनी शक्तियों को केंद्रीय विदेश मंत्री और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को सौंप दी हैं। सत्यापन प्रक्रिया भारत को राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत 5 मार्च सन 2018 को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के विनियमन को अधिसूचित किया था। यानी कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ है, न कि
वायु प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम जो 1981 का, इसके प्रावधान के तहत ये नहीं किया गया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल ने घरेलू नियमों के तहत विनियमित की गई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पीओपीज के संबंध में अपनी शक्तियां केंद्रीय विदेश मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को सौंप दी हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। सत्यापन प्रक्रिया भारत को एनआईपी को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा वित्तीय संसाधन तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इसे वर्ष 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। निजी संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक इस संगठन के पक्षकार बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र CDRI को सचवी सहायता प्रदान करता है। देखिए, जो आपका CDRI है, इसका मतलब है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में CDRI कहते हैं। तो CDRI की परिकल्पना, इसकी जो अवधारणा है, ये वर्ष 2018-19 में 35 से अधिक देशों के मूलभूत परामर्श को शामिल करते हुए की गई थी। और इसका शुभारंभ जो है सन 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, यानी 2015 में नहीं किया गया, बल्कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें इसका शुभारंभ किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निजी संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक इस संगठन के पक्षकार बन सकते हैं। CDRI का अंतरिम सचिवालय सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय में स्थापित किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र इसको सचवी सहायता प्रदान नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसको सचवी सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 1 और 3 सही नहीं है, तो आंसर है 5वें का सी, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के संदर्भ में पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया संबंधित है वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से, जैव विविधता अभिसमय से, या रॉटरडैम अभिसमय से। देखिए, जो आपकी पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया है, ये रॉटरडैम अभिसमय से संबंधित है। रॉटरडैम अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे खतरनाक रसायनों के व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह अभिसमय 24 फरवरी सन 2004 को लागू हुआ था। यानी अभिसमय कब से लागू हुआ है? 24 फरवरी सन 2004 को लागू हुआ है। और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया है? इंडिया ने इसको 24 मई सन 2006 को ज्वाइन किया है। इंडिया ने इसको 24 मई सन 2006 को ज्वाइन किया है। ठीक है, यह अभिसमय पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व अधिरोपित करता है। तो आपका जो PIC का संबंध है रॉटरडैम अभिसमय से है। तो सही आंसर है 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, भारत में ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ऑटोमोबाइल के लिए ध्वनि मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित हैं। राज्य सरकारें ध्वनि मानकों को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, 19 मई 1993 को संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भाग ई और इसकी भी अनुसूची 6, इसमें ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपकरणों के लिए ध्वनि मानकों को अधिसूचित किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये भी सही है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम सन 2000 के अंतर्गत राज्य सरकारें ध्वनि मानकों को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। महासागरीय अम्लीकरण से महासागरों में कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है और प्रवालों की मृत्यु होने लगती है। महासागरीय अम्लीकरण से स्टारफिश, समुद्री तितलियों और शंभुक यानी मसल्स जैसे जंतुओं को लाभ होता है। वर्तमान में विश्व के महासागरों का pH मान 7 से थोड़ा
कम है। महासागरीय अम्लीकरण से महासागरों के जल में कार्बोनेट की मात्रा बढ़ती नहीं है, बल्कि ये मात्रा कम हो जाती है। और कार्बोनेट महासागरीय जल में एक प्रमुख निर्माण इकाई है। कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाने के कारण समुद्री जीवों जैसे प्रवाल और कुछ प्रबलकों के लिए अपना कवच, कंकाल, इनका निर्माण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। साथ ही उनके मौजूदा कवच भी नष्ट हो सकते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन ये भी आपका सही नहीं है। महासागरीय अम्लीकरण के कारण जिन महासागरीय जीवों का जीवन संकट में है उनमें स्टारफिश, समुद्री तितलियां, शंबुक, शीप, ऑयस्टर, स्केलोप्स, समुद्री अर्चिन, कवच बनाने वाले शैवाल और अमीबा ये शामिल हैं। तो आपका सेकंड वाला कथन ये सही नहीं है। यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये भी सही नहीं है। देखिए, औद्योगिक क्रांति से पूर्व महासागरों का औसत पीएच मान जो था वो लगभग 8.2 था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है उसके बाद महासागरों का औसत मान, पीएच मान लगभग 8.1 हो गया है। यह अंतर अधिक प्रतीत नहीं होता है, यानी काफी ज्यादा नहीं है। यानी अभी जो औद्योगिकरण के बाद जो महासागरों का पीएच मान है ये 8.1 है। और आप लोग जानते होंगे पीएच वैल्यू अगर 7 होती है तो ये उदासीन होती है, यानी ये पीएच वैल्यू 7 पर कोई विलयन उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें अम्लीयता बढ़ती जाती है। 7 से ऊपर का मतलब है कि उसमें क्षारीयता अधिक है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही नहीं है। तो आंसर होगा 8वें का डी, यानी 1, 2 और 3 सही नहीं है। 9वां प्रश्न है आपका, भारत में ओजोन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। धरातलीय ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रिया से बनती है। ओजोन गेहूं जैसी अनाज वाली फसलों की पैदावार को कम कर सकती है। ओजोन प्रदूषण को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। देखिए, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और धरातल दोनों स्तरों पर विद्यमान होती है। ओजोन अच्छी या खराब हो सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ पाई जाती है। धरातलीय ओजोन जो है ये एक हानिकारक वायु प्रदूषक है, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालती है। साथ ही यह धूम कोहरा भी बनाती है। देखिए, क्षोभमंडलीय या धरातलीय ओजोन सीधे वायु में उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रिया से ये बनती है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में एक बहुसंस्थान अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि धरातलीय ओजोन प्रतिवर्ष भारत की गेहूं की उपज का लगभग 22 मिलियन टन और धान की उपज का लगभग 6.5 मिलियन टन नष्ट कर देती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। देखिए, जो ओजोन प्रदूषण है इसको राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपकरण कार्बन क्रेडिट बाजारों से संबंधित हैं। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाई, सत्यापित उत्सर्जन कटौती। स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती कहा जाता है। तो आपका पहला वाला जो है ये भी आपका कार्बन क्रेडिट बाजारों से संबंधित है, उपकरण है एक। यानी जो आपकी सीडीएम परियोजनाएं हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाली परियोजनाएं जिन्हें बोला जाता है, तो इनसे प्राप्त कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती बोला जाता है। तो ये भी इससे संबंधित है। अगला है उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाई। तो ये आपकी जो संयुक्त कार्यान्वयन परियोजनाएं होती हैं उनसे प्राप्त कार्बन क्रेडिट को उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाई के रूप में जाना जाता है। तो आपका ये वाला भी यहां पर सही है। सत्यापित उत्सर्जन कटौती। देखिए, कार्बन बाजार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नियामक और दूसरा होता है स्वैच्छिक। तो नियामक अनुपालन बाजार का उपयोग कंपनियों और सरकारों के द्वारा किया जाता है, जहां उन्हें कानूनी तौर पर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों का हिसाब देना होता है। इसे अनिवार्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्बन कटौती व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं जो स्वैच्छिक बाजार होते हैं, तो स्वैच्छिक बाजार में कार्बन क्रेडिट का व्यापार स्वैच्छिक आधार पर होता है और स्वैच्छिक बाजारों में कार्बन क्रेडिट को सत्यापित उत्सर्जन कटौती यानी वेरीफाइड एमिशन रिडक्शन VER कहा जाता है। तो यहां पर आपके तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही उपकरण कार्बन क्रेडिट बाजारों से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी, 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम का विस्तार अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक है।
ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, ग्रेट ग्रीन जो वॉल पहल है, इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी शुरुआत 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा की गई थी। तो अफ्रीका के नेतृत्व वाली इस गेम चेंजिंग पहल का उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में से एक साहिल क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के जीवन में इनके स्तर में सुधार लाना था। तो ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, ये कार्यक्रम का विस्तार अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 11 का ए, केवल एक। 12वां प्रश्न है आपका, वैश्विक तापन से बचने के लिए भू अभियांत्रिकी तकनीकों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी संभावित रूप से अपनाई जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अंतरिक्ष में दर्पण स्थापित करना, बारिश कराने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड की बौछार करना, समुद्र में लौह चूर्ण का छिड़काव करना, आकाश में सल्फर कणों का अंत्यक्षेपण करना। देखिए, वैश्विक तापन से बचने और जलवायु परिवर्तन का शमन करने के लिए भू अभियांत्रिकी के कुछ प्रस्तावित उपाय हैं, जिनमें से अंतरिक्ष में दर्पण स्थापित करना, बारिश कराने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड की बौछार करना, समुद्र में लौह चूर्ण का छिड़काव करना और आकाश में सल्फर कणों का अंत्यक्षेपण करना, ये सभी शामिल हैं। यहां पर आपका सही आंसर होगा 12 का सी, 1, 2, 3 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, रॉटरडैम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। अगला है, भारत में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग कीटनाशकों के लिए प्राधिकृत राष्ट्रीय प्राधिकरण है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। रॉटरडैम अभिसमय, जिसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम अभिसमय कहा जाता है, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना सन 2004 में हुई है, यानी रॉटरडैम अभिसमय जो है सन 2004 से प्रभावी हुआ है और भारत जो है सन 2006 में इसका सदस्य बना है, इसको ज्वाइन किया है। सेकंड वाला जो कथन है आपका, ये सही नहीं है। भारत में औद्योगिक रसायनों के लिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग तथा कीटनाशकों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग प्राधिकृत राष्ट्रीय प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया भारत में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग कीटनाशकों के लिए प्राधिकृत राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं। देखिए, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग जो है ये कीटनाशकों के लिए नहीं है, बल्कि कीटनाशकों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग प्राधिकृत है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी परियोजना के अपेक्षित आर्थिक लाभों की तुलना किसी क्षेत्र के कुछ पर्यावरणीय घटकों से करता है। पर्यावरण के निम्नलिखित में से कौन से घटकों को ध्यान में रखा जाता है? शोर का वर्तमान और अनुमानित स्तर, मौजूदा भूजल और सतही जल संसाधन, ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रभाव, वायु की गति, दिशा और आर्द्रता। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन एक ऐसा उपकरण है जो प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसके तहत परियोजना में शमन रणनीतियों को शामिल करने के बाद ही कार्यक्रमों को अनुमति देने की संकल्पना की जाती है। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन जो प्रक्रिया है, इसमें पर्यावरण के कुछ घटकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वायु संबंधी पर्यावरण के घटक होते हैं, शोर संबंधी पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, जल संबंधी पर्यावरण के घटक इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें भूमि संबंधी पर्यावरण के भी घटक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी घटक शामिल है, शोर का वर्तमान और अनुमानित स्तर, मौजूदा भूजल और सतही जल संसाधन। इसके अलावा ऐतिहासिक स्मारकों के प्रभाव, ऐतिहासिक स्मारकों पर जो प्रभाव है ये भूमि संबंधी पर्यावरण के घटकों में आ जाता है। वायु की गति, दिशा और आर्द्रता जो है ये वायु संबंधी पर्यावरण के जो घटक हैं इनमें आ जाता है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का सी, यानी 1, 2, 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सन 2019 तक
जो तमिलनाडु की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, तो ये क्षमता थी 8,968 मेगावाट। 8,968 मेगावाट थी। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कर्नाटक की। तो कर्नाटक की थी यहाँ पर 4,694 मेगावाट। गुजरात की जो क्षमता थी, स्थापित क्षमता थी, वो थी 6,073 मेगावाट। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की थी 4,794 मेगावाट। 4,794 मेगावाट। यानी आपका तमिलनाडु पहले स्थान पर था, उसके बाद आपका गुजरात, फिर आपका यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर आपका चौथे नंबर पर कर्नाटक आता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 2, 3 फिर 4, 1। 2, 3, 4, 1। तो आपका सही आंसर होगा 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।